बटेंगे तो कटेंगे और बांग्लादेशी, पाकिस्तान, बेटी उठा ले जाएंगे, इस तरीके की बातें चुनाव में हो रही हैं। कैसे काउंटर कर पा रहे हैं इनको? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये गैर मुद्दे हैं जिसकी चर्चा बीजेपी कर रही है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है, उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप चुनाव में बटेंगे कटेंगे ये सब बातें कर रहे हैं। आप बताइए ना, आपने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है? क्यों बांट के काट रहे हैं? मतलब ये तो सवाल पूछ रही है बीजेपी। योगी जी प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी नेक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अखबारों में तो अब तो लंबे लंबे एड्स भी आ रहे हैं इस तरीके के नारे के। और उधर उद्धव साहब भी नाराज़ हैं कि उनकी चेकिंग क्यों कर ली इलेक्शन कमीशन ने। देखिए, मैं मानती हूँ इसके लिए कोई कमबैक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बटने कटने की राजनीति में कभी उन्होंने विश्वास नहीं रखा है। करीब करीब 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है महाराष्ट्र में, और ये जो 2.5 साल रही है, इन्होंने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ परिवारों में लड़ाई लड़वाई है। जहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, वहाँ क्या नारा लगाते हैं? वहाँ कहते हैं बटोगे तो जीतोगे। वहाँ बटोगे कटोगे नहीं कहते। अभी आपके मुंह से निकला ना जाट नान जाट, वहाँ क्या कहते हैं? हिंदू हिंदू अलग हो जाओ। तो ये भारत की राजनीति के सबसे फरेबी लोग हैं। मैं तो इसको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूँ। और मैं तो प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूँ कि झूठ बोलने की महारत है उनको। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, ये हुनर है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। ये आप याद रखिएगा। आई थिंक महाराष्ट्र की हिस्ट्री में होगा कि over 60 people were suspended by the BJP। अजीत पवार जी has very categorically said कि मैंने 48 घंटे की सरकार बनाई। अडानी मेरे साथ बैठा था उस टेबल पे। हाँ। इनको चक्की पीसिंग करने वाले देवेंद्र फडणवीस बयानबाजी करते थे, वो उनके बगल में बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी करना नहीं, यानी मैं कभी भी अलायंस करूंगा नहीं एनसीपी के साथ, वो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का न कोई सिद्धांत है, न उनकी बात का कोई मतलब है। एक काम वो कर सकते हैं, झूठ बोलने में अगर कोई प्रतियोगिता कराई जाए तो दुनिया में नंबर 1 पे आएगा। आदाब, नमस्कार। हम महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स और कुछ इंटरव्यूज आपको दिखा रहे हैं। बहुत 2 दिलचस्प लोग हमारे साथ हैं। इनको आपने पार्लियामेंट में देखा होगा बोलते हुए और सस्पेंड होते हुए। आप उस प्रचार में अब वो लोग महाराष्ट्र में साथ में प्रचार कर रहे हैं। हम जानते हैं राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद, स्पोक्स पर्सन। आप इनको टीवी पर दोनों लोगों को देखते रहते हैं, तो ये टीवी से निकल करके सड़क पर भी प्रचार कर रहे हैं ज़बरदस्त। अब इनकी जो बातें हैं वो भी बहुत दिलचस्प आप रैलियों में सुन रहे होंगे। बीजेपी का कैंपेन है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बम्बई अक्सर दूसरी तरीके से हमने देखा है। हम अक्सर सालों से बम्बई आते रहे हैं और यहाँ की सड़कों पर कभी कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसे नारे सड़कों पर नजर नहीं आते। तो जो नजर आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कितना बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सामने। और संजय सिंह और प्रियंका जी कुछ रैलियां साथ में कर रहे हैं, अलग अलग भी कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। सबसे पहले संजय जी, चूंकि दिल्ली से आए हैं, फिर बॉम्बे से बात करेंगे हम। संजय जी, आप दिल्ली से महाराष्ट्र चल करके आए हैं। योगी जी भी उत्तर प्रदेश से चल करके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आपका भी ताल्लुक है। बटेंगे तो कटेंगे और बांग्लादेशी, पाकिस्तान, बेटी उठा ले जाएंगे, इस तरीके की बातें चुनाव में हो रही हैं। आप लोग साथ में इस बार लग रहा है इंडिया गठबंधन में आप कमान थामे हुए हैं। कैसे काउंटर कर पा रहे हैं इनको? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये गैर मुद्दे हैं जिसकी चर्चा बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की जो हालत है वो मुद्दा है। 3,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 60,000 महिलाएं लापता हैं, अपहरण हो चुका है या तो उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, ये मुद्दा है। तो आप इन सारे मुद्दों पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके, एक सरकार को गिरा के, 2 पार्टियों को तोड़ के आपने अवैध तरीके से एक सरकार बनाई है, उस पर आप कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है, उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप चुनाव में बटेंगे कटेंगे ये सब बातें कर रहे हैं। आप बताइए ना, आपने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है? आप 2 लाख करोड़ की योजना महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य में लेके चले गए मोदी जी। सौतेली माँ जैसा व्यवहार आप महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं।
ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बटेंगे कटेंगे क्या है। और एक सेफ वाला जो नारा है, आप लोगों को कहीं से गलतफहमी होगी, वो अडानी के लिए नारा है। वो कह रहे हैं कि हम तुम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप हाँ, ये आपका कमबैक है, ये मतलब है उसका। ये आपका कमबैक। दूसरा मुझे बहुत अफसोस होता है कि भारत के प्रधानमंत्री 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, खुद उनका गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, और 10 साल के बाद आप कहते हैं भैंस चुरा ले जाएगा, मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, रोटी चुरा ले जाएगा, बेटी चुरा ले जाएगा। तो आप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके जाके गुजरात में घास छीलिए। आप देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं आप कि उनकी बेटी चोरी हो जाएगी। संजय जी ऐसी बातें बोल रहे हैं, आप जेल भी जाके आ चुके हैं, फिर भी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, फिर भी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं आप? सबकी आप बात छोड़ दीजिए, जेल वेल जाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं। 23 मुकदमा तो इन्होंने यूपी में लिखा, देशद्रोह का मुकदमा लगाया, पीएमएलए में 6 महीने जेल में डाला, आगे भी तैयार हैं, उसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि आप इस देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। 142वें स्थान पे भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में खड़ा है। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा आपने अपने दोस्तों का माफ कर दिया। आप इस देश के किसान के कर्जे की माफी की बात आती है तो उसको लाठियों से पिटवाते हैं, डीएपी खाद उनको नहीं मिल रही है। तो असल मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ महाराष्ट्र की रैलियों में कि भाई अगर आप बटेंगे तो आपके स्कूल बंद होंगे, अस्पताल बंद होंगे, सड़कें टूटी हुई होंगी, बेरोजगारी के कारण आपको आत्महत्या करना पड़ेगा, किसानों की बदहाली के कारण उनको आत्महत्या करना पड़ेगा, भारत की सेना को ठेके पे रखा जाएगा 4 साल के। तो इसलिए न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए, ये हमने नारा दिया। फिर से बोलिए, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। रपटिए का हम तो समझ रहे, पर दर्शकों को समझाइए रपटिए का मतलब क्या होता है। आप कानपुर से आते हैं, दर्शकों को समझाइए। मैं सुल्तानपुर से आता हूँ, अवध के इलाके में होता है मिलके दौड़ा लीजिए, तो मिलके बीजेपी को रपट दीजिए, ये हम कह रहे हैं। संजय सिंह का रपटा मतलब होता है थप्पड़ मारना, तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूँ वो काम मत कीजिएगा, लेकिन इनको रपट लीजिए, दौड़ा लीजिए, इनको चुनाव से खदेड़िए। और बहुत अच्छा यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का प्रचार चल रहा है। अब देखिए ना, यहाँ उद्धव ठाकरे की, आपको तो सीटें दी नहीं, आम आदमी पार्टी तो सीटें दी नहीं। मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय ये नफरती लोगों को हिंदुस्तान में रोकने का है, सीटों का मुद्दा नहीं है। सीटों का मुद्दा होता तो हमें तो चुनाव लड़ने के लिए कहा था महाविकास आघाड़ी ने। हमने खुद तय किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनके लिए प्रचार करेंगे, हम कर रहे हैं। बीजेपी की नफरत की राजनीति को रोकना प्राथमिकता है, वो बड़ी लड़ाई है। हमारे साथ भी वही हुआ, उद्धव ठाकरे जी के साथ भी वही हुआ, शरद पवार जी के साथ भी वही हुआ। आप पार्टियां तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है प्रियंका जी, अब आपका बम्बई, आपका महाराष्ट्र क्यों बांट के काट रहे हैं? मतलब ये तो सवाल पूछ रही है बीजेपी। योगी जी प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी नेक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अखबारों में तो अब तो लंबे लंबे एड्स भी आ रहे हैं इस तरीके के नारे के। और उधर साहब भी नाराज़ हैं कि उनकी चेकिंग क्यों कर ली इलेक्शन कमीशन ने, वो तो नियमों के मुताबिक है। कैसे काउंटर करेंगे आप लोगों का कमबैक क्या है? देखिए, मैं मानती हूँ इसके लिए कोई कमबैक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बटने कटने की राजनीति में कभी उन्होंने विश्वास नहीं रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को इसलिए ला रही है क्योंकि उत्तर भारत में उनको लगा है, उत्तर प्रदेश में उनको लगा होगा कि हाँ, हम लोग इस तरीके का भय का माहौल बना सकते हैं। महाराष्ट्र में ये सेम चीज़ अप्लाई नहीं कर रही है, ना वो किसी तरीके से जनता के मन में बैठ रही है। तो मुझे इसमें काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। जब आप हमारे कारोबार दूसरे राज्यों में लेकर गए, हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर गए, लाड़की बहन आप तब लाते हैं जब लोकसभा का चुनाव आप हारते हैं। आपने महंगाई तो 15,000 रुपये माह कर दी है, 1,500 रुपये उनके हाथ में देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अब आपको वोट करेंगे और आपकी लाड़की बहनें बन गई। आप किसानों को, आए दिन किसानों की फार्मर सुसाइड्स रुक नहीं रही हैं, कोई उन मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। करीब करीब 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है महाराष्ट्र में, और ये जो 2.5 साल रही है, इन्होंने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ परिवारों में लड़ाई लड़वाई है। आज सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार की जो लड़ाई हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी से प्रायोजित थी। तो ये राज्य जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर जी
का राज्य माना जाता है। यहाँ से हमारी जो ज्वलंत जो हमारी विचारधारा रही है, चाहे वो छत्रपति शाहू की हो, महात्मा फूले की हो और महामानव अंबेडकर की हो, उनको भी खत्म करने का काम किया। ये हमारे मुद्दे हैं, ये हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। ये मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत पोलराइज कैंपेन, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, मंगलसूत्र वगैरह बहुत हाई, जैसे संजय सिंह जी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों पर बात नहीं करती। बीजेपी का हमेशा कैंपेन करने का तरीका ये रहा है, भाषा कैसी ही रही हो वो काम कर रहे हैं, और उनको इलेक्शन टूल किट है। नहीं, बट उनको उसका फायदा मिला है। महाराष्ट्र में इसीलिए लोकसभा में आप देखेंगे, महाराष्ट्र के चुनाव में यही कहा, आकर उद्धव साहब को आप कहते हैं बाला साहेब की नकली संतान है। वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने आपके साथ 30 साल खड़े रहे, उस राजनीतिक पक्ष पे जब आप कहते हैं, या आकर अमित शाह कहते हैं कि जरा इनसे ये बुलवाइए, कांग्रेस पार्टी से ये बुलवाइए। हम आपसे पूछते हैं, 30 साल हमने आपके दुख में सुख में साथ दिया, हमने अपने अलायंस का धर्म निभाया, आपने हमें क्या काम कराया, आपने हमें क्या पे बैक किया, आपने हमारे पीठ में खंजर घोंपाया। तो ये इस तरीके के लोग हैं। महाराष्ट्र इससे नाराज है कि आप यहाँ पे बंटवारे की राजनीति की बात करते हैं, बांटने काटने की राजनीति, पर यही बांटने काटने का काम तो आपने किया है और अब लूटने का भी काम कर रहे हैं। तो बांटना, काटना और लूटना ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन टूल किट रहा है। 1980 के दशक से ब्रिटिशर्स राज ने डिवाइड एंड रूल शुरू किया था, फिर वो तो निकल गए थे, कांग्रेस और बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लेकर उनको भगाया था, पर 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी आकर उनके वंशज बन गए, उनकी विचारधारा के उसको आगे लेकर बढ़े हैं। बांटने काटने लूटने की बात वही करता है जिसके मन में इस तरीके का काम हो। महाराष्ट्र उससे नहीं सहमत होने वाली है, लोकसभा में दिखाया है, इसी का परिणाम अब इनको विधानसभा में भी मिलेगा। संजय जी, एक सवाल आपसे, देखिए हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि आप लोगों का संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो आप लोगों का पॉलिटिकल नैरेटिव था वो काम कर गया। हरियाणा में 5 सीटें जीती आपने, यूपी में चुनाव जीता, भले ही दिल्ली में ना जीतना हो, लेकिन अरविंद जी का वो बयान कि योगी जी को हटा देंगे वगैरह, इसका काफ़ी असर हुआ और आप लोगों ने भी खूब जमकर ये बातें कही। अब ये बताइए कि बीजेपी को समझ में आया कि अगर जातियों के आधार पर वोट होगा तो उनका नुकसान है, तो उनको धर्म के नाम पर एक करें। उन्होंने लोकसभा चुनाव से ये लेसन सीखा और उन्होंने देखा, वो हमने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, कैसे शीला उनको शैलजा कुमारी शैलजा को लेकर के जाट बनाम नॉन जाट किया उन्होंने, सारी उसका नुकसान है ना उस पे, जाट बनाम मैं बता जी उसका फायदा। लेकिन चूंकि आप हरियाणा में एक नहीं थे, अलायंस नहीं हुआ, कांग्रेस से आप लोगों की नाराजगी भी थी, मुझे पता है 3 सीटों पर लड़ने को तैयार हो गए थे, पर क्या कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है महाराष्ट्र में? अब आप कह रहे हैं आपने बड़ा दिल दिखाया है, तो आप लोगों की एकता ना रही हरियाणा में, हरियाणा को नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में भी ये सवाल मैं प्रियंका जी से पूछूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में आप प्रचार कर रहे हैं, आपको लगता है कि काडर जो है सब एक है, कांग्रेस का, आपका, शिवसेना यूबीटी का, आप लोग एक होकर लड़ पा रहे हैं, काफ़ी बागी भी लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आपने पहले अभी कहा कि अब इनको समझ में आ गया तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है वहाँ क्या नारा लगाते हैं? वहाँ कहते हैं बटोगे तो जीतोगे। वहाँ बटोगे कटोगे नहीं कहते। अभी आपके मुंह से निकला ना जाट नान जाट, वहाँ क्या कहते हैं? हिंदू हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू हिंदू आपस में बट जाओ, जाट के खिलाफ गैर जाट हो जाओ, बटोगे तो जीतोगे। वहाँ नारा ये है। झारखंड में क्या कर रहे हैं? आदिवासी के खिलाफ गैर आदिवासी एक हो जाओ, वहाँ हिंदू हिंदू आपस में बट जाओ। तो ये भारत की राजनीति के सबसे फरेबी लोग हैं। मैं तो इसको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूँ, और मैं तो प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूँ कि झूठ बोलने की महारत है उनको, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, ये हुनर है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर, ये आप याद रखिएगा। तो इसलिए आज महाराष्ट्र में जो कार्ड वो खेलने की आप पूछा है ना, नैरेटिव क्या है, आप लोग एक हैं कि नहीं? एक नारा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक नारा है गद्दारों से सावधान। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं और उनको मानने वाले लोग कहते हैं गद्दारों को माफ़ी नहीं। तो गद्दारी हुई ना उद्धव ठाकरे जी के साथ, शरद पवार जी के साथ। हमने अब तक कार चोर सुना, बाइक चोर सुना, सोना चोर सुना, ये तो पार्टी चोर हैं, विधायक चुराते हैं ये लोग।
तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए लोग यहाँ पे तो विधानसभा में नारे लगते थे 50 खोके एकदम ओके। आपने एक दो पार्टियों को तोड़ा है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो मराठी अस्मिता के स्वाभिमान का प्रतीक है, उसको आपने तोड़ने का काम किया। किस फेडरल स्ट्रक्चर में आपको यकीन है? आपने उद्धव ठाकरे जी की सरकार को गिराने का काम किया। तो अभी उसका बदला लेने का मन है यहाँ के लोगों का। लोकसभा में थोड़ा 30 सीटों पे हराया, इस बार और सफाया करने का मन। आप लोग एक तो है ना जमीन पर, मुझे समझना चाह रहा हूँ। आप तो आए प्रचार करने के लिए, क्योंकि आप तो आके नेता तो एक हैं, आप तो खूब रैली कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता जमीन पर एक है कि नहीं? एक बात सुन लीजिए, छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाया जा सकता है मीडिया में, बिल्कुल ठीक है, बनाना भी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 144 करोड़ की आबादी वाले देश में हर जगह ऐसा है। एनडीए के क्या सारे दल हर राज्य में एक साथ लड़ते हैं? भाई जेडीयू एनडीए के साथ था, तब भी नॉर्थ ईस्ट में अलग लड़ता था। उनके 5 विधायक जीत के आए थे, उनको तोड़ लिया इन लोगों ने। रामविलास पासवान जी की पार्टी अलग लड़ती थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, जब बाला साहब थे तो मुझे याद है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ते थे एनडीए के खिलाफ। तो ये कहना कि एक इतने बड़े देश में आप ये उम्मीद करें कि हर राज्य में एक तरह की रणनीति होगी, संभव नहीं है। आपको तो संविधान बचाना है ना आपको। तो हरियाणा में हम अलग लड़े, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आज हमने ये फैसला लिया कि हम चुनाव नहीं लड़के भी साथ देंगे महाविकास आघाड़ी का। और महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। उनमें कभी आपको डिफरेंसेस, कभी कोई भाषा सुनाई पड़ती होगी, वो उतना महत्व नहीं है। एक परिवार में 4 भाई रहते हैं तो उसमें अलग अलग भाषा सुनाई पड़ती है। तो ये तो इतनी बड़ी पार्टियां, 4 भाई, यहाँ तो भाइयों के बीच में और परिवार के बीच में समस्या हो गई, अलग पार्टियां बन गई, सरकार बदल गई, सरकार बन गई। राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उससे ना तो इनके मुद्दे पीछे हट रहे हैं, ना इनकी लड़ाई पीछे हट रही है। महाविकास आघाड़ी जो इस समय अपने मुद्दों को लेके सामने है, और जो बातें वो जाके कह रहे हैं कि भाई 2 लाख करोड़ की योजना आप गुजरात लेके चले गए, यहाँ के लोगों का हक मारा। जो बात वो कह रहे हैं कि भाई 2 पार्टियों को आपने तोड़ा है, आपने घड़ी चुराई है, आपने तीर कमान चुराया है, तो ये सारी चीज़ें मुद्दा है। ठीक है प्रियंका जी, इन्होंने कहा कि परिवार को लड़ाने वाली बात है। अजित पवार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आइडियोलॉजी क्या होती है, सत्ता सबसे ज़रूरी है। तो आइडियोलॉजी की तो बात ही नहीं हो रही। एक टाइम था कि सोशल आंदोलन भारत में आइडियोलॉजी को लेकर के लोग लड़ते थे, मतलब टूटी चप्पल पहन के राजनीति करते थे, और अब भी कुछ लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कांग्रेस के साथ अलायंस किया। आपको उनसे पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप लोगों कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी शिवसेना और कांग्रेस की। कांग्रेस ने हमेशा शिवसेना बाला साहब को दोष दिया बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का, और आप लोग बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को तमगे की तरह अपने छाती से लगा के रखते हैं। तो आइडियोलॉजी तो महाराष्ट्र इलेक्शन में नजर नहीं आ रही है इस बार, और कब पिछले 2 बार से तो नहीं नजर आ रही है। एक चीज़ और करेक्ट कर दूं आपको, जो अभी संजय जी कह रहे थे, आपको शायद पता नहीं है कि जो बाई इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उम्मीदवार अजीत पवार जी के गुठने लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीपी अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है अपने सिंबल पे बाई इलेक्शंस में, जस्ट लेटिंग यू नो। सो जब एकता की बात होती है तो वहाँ पे भी, वहाँ यूटी में भी कोई एकता नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल, जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ वहाँ रिबेलियन कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं इंडिपेंडेंट के रूप में। और फर्स्ट टाइम आई थिंक महाराष्ट्र की हिस्ट्री में होगा कि ओवर 60 पीपल वर सस्पेंडेड बाय द बीजेपी। यानी बीजेपी में आज किसी, जो पहले होता था ना कि वो मोदी जी का डर है, अमित शाह का डर है, वो लोग टॉप बॉसेस हैं, वो चाणक्य हैं, वो डर भी अब खत्म हो गया है महाराष्ट्र में। नहीं, हिमाचल में भी हमने देखा उनके काफी बागी लड़े थे। हाँ, हरियाणा में भी काफी बागी लड़े। एक बड़ा राज्य है, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। 90 सीट्स, 40 सीट्स, 50 सीट्स। आप जब यूपी का एग्जांपल दे रहे हैं बाई इलेक्शन के, तो इसलिए मैंने अब नहीं, मैं तो बस बता रही थी कि अनेकता उनमें भी है। आई वाज जस्ट एडिंग वन मोर थिंग, जब मैं आपको महाराष्ट्र का भी आपको एग्जांपल दे रही हूं। दूसरी चीज आपने कहा आइडियोलॉजी नहीं है, हम तो अभी भी अपनी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। क्या हमारी आइडियोलॉजी बदली होगी? क्या बदलाव हमें आया जिससे आपको लगता है? कांग्रेस पार्टी, हमने तीनों ने मिलकर हमने कहा हम वी आर इंडिपेंडेंट फॉलोइंग आवर ओन आइडियोलॉजी। अभी भी हम शान से जाते हैं अयोध्या, हम शान से मानते हैं कि हाँ हम हमारे कार सेवक उसमें थे, कोई हमें दिक्कत नहीं है बोलने में, और बोलते रहेंगे। ये बात भी सत्य है
कि राहुल गांधी जी जब आए थे पिछली बार, जब महाविकास अघाड़ी की जॉइंट रैली हुई थी, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के मेमोरियल में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वक्त बदलता है और वक्त के अनुसार राजनीतिक पार्टियां बदलती हैं, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार बनती हैं। और प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, हर राजनीतिक पार्टी एनजीओ नहीं बननी है, राजनीति करने आई है। अगर देश की राजनीति रंग रूप बदल रही है, जहाँ पे संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है, प्रजातंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, महाराष्ट्र उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बाकायदा अनकॉन्स्टिट्यूशनली सरकार बैठी है, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए एज पर शेड्यूल 10, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, वो सरकार अभी भी कायम है और सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि ये जो सिंबल और पार्टी नेम 2/3 स्प्लिट तब माना जाता है जब ऊपर से नीचे वर्टिकल स्प्लिट होता है, आप सिर्फ लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर किसी को पार्टी का पक्ष और चिन्ह दे देते हैं। इन हर मापदंड से उल्लंघन हुआ है। तो जब लड़ाई में बदलाव आता है, जब एस्पिरेशंस में बदलाव आता है, जब उम्मीदों पे बदलाव आता है, तब राजनीतिक पक्ष का धर्म बन जाता है कि वो अपनी लड़ाई को रीलुक करें। तो ये रीलुकिंग जो होता है इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज, इट इज अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट द पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट एंड पीपल ऑफ माय स्टेट डिजर्व। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझाया, Thank बहुत you. नहीं बहुत अच्छे समझाया, बट एट द एंड ऑफ द डे कि कमिंग टू द पावर इज इंपॉर्टेंट मोर No, देन that is आइडियोलॉजी। Ajit Pawar's idea. See, but again, Ajit you're Pawar saying has the same thing, but categorically, intellectually Ajit Pawar ji more has very with- categorically said कि मैंने 48 घंटे की एक सरकार बनाई, अडानी मेरे साथ बैठा था उस टेबल पे। हाँ। कहा? हाँ। अब आपने सबने वो इंटरव्यू हाँ, देखा बिल्कुल होगा। देखा है, बिल्कुल जब वो कहते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठकर सरकार की रूपरेखा तय करता है और फिर कहते हैं हाँ ईडी सीबीआई आईटी के सारे केसेस बंद करने के लिए उनके सारे जो एनसीपी के गए हैं, जो इकबाल मिर्ची से संबंध रखते थे, बीजेपी कहती थी, आरोप लगाती थी, प्रफुल्ल पटेल जी उनके साथ राज्यसभा में बैठे हैं, जो 70,000 करोड़ का घोटाला करते हैं वो डीसीएम बैठे हैं, जिनको चक्की पीसिंग करने वाले देवेंद्र फडणवीस बयानबाजी करते थे, वो उनके बगल में बैठे हैं। नहीं कभी करना नहीं, यानी मैं कभी भी अलायंस करूंगा नहीं एनसीपी के साथ, वो करते हैं। तो सारा जो मापदंड है आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन, उन्होंने क्लियरली कहा कि एनसीपी अजीत पवार जो है वो इसीलिए बनी है कि मैं अपने परिवार की लड़ाई परिवार से करा दिया, मुझे जो करना है मैं करूंगा क्योंकि मेरे लिए पावर इज इंपॉर्टेंट। He has said this, which is okay. That is for everyone for that matter. For if power, Intellectually, you I'll said tell you, it. no. I'll tell you one more thing. If power was so important for Uddhav Bala Saheb Thackeray ji, he wouldn't have stepped down the next day. वर्षा बंगला छोड़ते, मातोश्री पे जाते, अपनी पूरी पार्टी पक्ष को उन्होंने एक ही चीज कही, मैं अपने वचन की मान रखूंगा, जिसको जाना है वो जाए। 40 चले जाते हैं, 13 एमपीज चले जाते हैं, वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और फिर लोकसभा चुनाव में जो 13 लेकर गए वो 7 पे आते हैं, जिनके साथ 6 थे वो 9 पे आते हैं, और जो 23 लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चाणक्य बन रही थी महाराष्ट्र में, वो भी 9 पे आ जाती है। वो एक लड़ाई होती है। कॉम्प्रोमाइज करना होता, हम भी कह रहे थे अरे शिंदे कह रहा है 40 भाग गए तो हमें वापस बीजेपी के साथ जाना, नहीं। सो दैट इज द बिलीफ आई बिलीव इज अ आइडियोलॉजी वर्थ फाइटिंग। ठीक है, done. जबान की कीमत। आखिरी एक सवाल संजय जी, और आप लोगों को जाना है, कैंपेन करना है, इंपॉर्टेंट टाइम है। संजय जी, आइडियोलॉजी की बात की, अजीत पवार हों या नवाब मलिक साहब का स्टेटमेंट सुना, आज मिलिंद देवड़ा से भी बात हमारी हुई, सब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव से। आपको लग रहा है कि जो एलाइज हैं बीजेपी में भी फॉर दैट मैटर, थोड़ा देवेंद्र फडणवीस भी बहुत ज़्यादा अलाइन नज़र नहीं आते हैं, अमित शाह ने कह दिया है कि कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, आप लोगों का भी कोई चेहरा नहीं है, ये अभी प्रियंका से भी पूछूंगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो चेहरा इनकी तरफ से भी अनाउंस नहीं किया गया है। तो बड़ा फैला हुआ है चुनाव, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अगर सोचा है एक वोटर के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सब कंफ्यूज हैं कि भाई ये भी शिवसेना है, वो भी शिवसेना है, ये भी एनसीपी है, वो भी एनसीपी है, पहले तो सब साथ में, सब अलग अलग हो गए। जनता कहाँ जाए? बाकी वो लाडली बहना है वो 1500 दे रहे हैं, महालक्ष्मी योजना आ गई वो 3000 दे रहे हैं, तो बड़ा हवा में चुनाव है, समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल एकदम कंफ्यूजिंग नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहे, उन्होंने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और हम टूटेंगे नहीं, हमारी संख्या भले कम है, हम अपनी पार्टी के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने विचारों के साथ खड़े रहेंगे।
तो खड़े रहे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी भी खड़े रहे। दूसरी तरफ गद्दारों की वो फौज है जिसको महाराष्ट्र की जनता ने चिन्हित कर लिया है कि आपने बीजेपी के साथ मिलके खरीद फरोख्त करके आसाम में विधायकों को ले जाके पार्टी को तोड़ के गद्दारी की है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला स्टेट है। मैं तो कह रहा हूं ना, यहाँ एक एक आदमी ये कह रहा है कि गद्दारों को माफी नहीं है, जिन लोगों ने गद्दारी की है, पार्टियां तोड़ी है। तो कंफ्यूजन कहाँ है, किस बात का कंफ्यूजन है? बहुत साफ है, एक तरफ उद्धव ठाकरे है, दूसरी तरफ शिंदे हैं। लोग दोनों का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं शिंदे ने गद्दारी की, इनकी पार्टी तोड़ी। बीच में मोदी जी भी, मराठी मोदी जी, फडणवीस साहब भी हैं, तो वो तो वॉशिंग मशीन लेके बैठे हुए हैं ना। मोदी जी, देखिए, मोदी जी के बारे में इस देश के लोगों के मन में कोई भ्रम हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का न कोई सिद्धांत है, न उनकी बात का कोई मतलब है। एक काम वो कर सकते हैं, झूठ बोलने में अगर कोई प्रतियोगिता कराई जाए तो दुनिया में नंबर 1 पे आएंगे, उसमें नंबर 2 पे नहीं आएंगे वो। अगर यही बात आप दिल्ली चुनाव में पूछते हैं ना तो मैं आपको बहुत सारे काउंटर देता, लेकिन महाराष्ट्र में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बोलिए, आप बताइए। फिर बोलूंगा, फिर वही बात हो गई, अरविंद जी ने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, फिर मैं पूछूंगा दिल्ली चुनाव में आपसे, महाराष्ट्र का चुनाव है, एकदम पूछिएगा। तो आज ये एक ऐसे शख्स बन गए हैं, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप आपने अजीत पवार के ऊपर लगाया। कोर्ट में ईडी ने बोला फाइल नहीं मिल रही है, और फाइल नहीं मिल रही है, उनको आपने अपने साथ मिला लिया, गले मिल गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए। हसन मुशर्रफ के घर पे ईडी जाती है, छापा मारती है, अब वो तुरंत जो है वो राजा हरिश्चंद्र हो गए। आपने छगन भुजबल के खिलाफ ईडी के केसेस शुरू किए, आपके साथ मिल गए, वो ईमानदार हो गए। आपने प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची से जोड़ा, दाऊद इब्राहिम से जोड़ा, नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा। आपके कोई सिद्धांत उसूल कुछ हैं? आपको जब सुविधा होगी तो आप नवाज शरीफ से भी गले मिलने चले जाएंगे, बिना बुलाए उनके बर्थडे का केक काटने चले जाएंगे, क्योंकि आपको अपने दोस्त को ठेका दिलाना है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है और दुबई के शेखों को और कतर के शेखों को गले लगाना है, और जाके वहां मस्जिदों में आपको बैठने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां जैसा का धंधा चल रहा है अमित शाह के बेटे का। आपने अपने एक दोस्त के लिए यह काम किया हिंदुस्तान के अंदर। ये हंसने की बात नहीं है सौरभ जी। जहां जहां देश का प्रधानमंत्री जाता है वहां वहां अडानी का व्यापार आता है। मुझे आपकी बात से आपने जहां जहां प्रधानमंत्री देश का जाता है वहां वहां अडानी का व्यापार आता। आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं एक शब्द भी? आपको लगता है 4,000 करोड़ रुपए बिजली का बकाया है अडानी का? एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल सकते। बांग्लादेश घुसपैठियों की बात करते हैं, किसके सुरक्षा में है बॉर्डर? मोदी की सुरक्षा में है, अमित शाह की सुरक्षा में, खेलते हैं और अमित शाह की सुरक्षा में है। बांग्लादेश से कोई मुंबई कैसे आ जाएगा? बांग्लादेश से कोई दिल्ली कैसे आ जाएगा? मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश कैसे आ जाएगा? सुरक्षा तो तुम्हारी है 10 साल से। 10 नाम अच्छा बताइए किसी भाजपाई से जो बांग्लादेश के बारे में बोलता है, बांग्लादेश के घुसपैठियों के बारे में बोलता है। किसी बांग्लादेशी को या किसी विदेशी नागरिक को आप हिंदुस्तान में पाएंगे, उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी की है, कि प्रियंका चतुर्वेदी की पार्टी की है, कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है? किस पार्टी की है? मोदी जी की है ना। 10 नाम आप मुझे बताइए 10 साल में कि उन्होंने इन 10 बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से डिपोर्ट किया, बताइए आप। ये आपने अपनी बात बोली, जब मैं मुस्कुराया क्यों? जब आप बोल रहे थे मुस्कुराया इसलिए कि आपने बोला कि इन्होंने फलाने को कर लिया, ढिमकाने को कर लिया। आपने भी तो पूरी पॉलिटिक्स कांग्रेस के खिलाफ की, आज साथ में है ना आप लोग भी। देखिए ऐसा है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, सबका दामन। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ जो भी मामले चले, जितनी भी यातनाएं हमको दी गई, हमने उसको झेला, बर्दाश्त किया, फिर भी इनसे लड़ रहे हैं, फिर भी इनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपने क्या कर रखा है? जो आपके सामने सरेंडर हो जाए, घुटना टेक हो जाए, उसके सारे गुनाह माफ, फिर वो कोई आरोपी नहीं है। वो चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो। आप बुकलेट जारी करेंगे वाटर घोटाले का और फिर उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप।
There's just one thing सौरभ जी मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक मैक्रो नैरेटिव होता है जो दिल्ली से चलता है, और एक यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं हम देख रहे हैं, आपने कहा एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है। इलेक्शन में कोई फेस नहीं है, जनता के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप कोई भी सर्वे देखेंगे, कोई भी सर्वे, एक सर्वे आया है जिसमें काफी वो INS वाला मत बताइएगा, बड़ा बड़ा आप एक्स NDTV है, अदानी टीवी आपने देखी है। तो INS पे तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। इट्स अ देखिए, वैसे ही लोगों का एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स पे पूरा क्या फीलिंग है वो खत्म हो चुकी है। और रही बात INS ने कोई सर्वे कर दिया, IANS, वो वी ऑल नो यार, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, बोल धारावी बोल की चक्कर में ये हालत हो रही है। जो इंसान, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये डिसाइड करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी 2019 में, और फिर 2022 में भी उनका नाम आता है, तो सवाल उठता है कि वाई इज ही इंटरेस्टेड इन भारतीय जनता पार्टी कमिंग टू पावर, व्हाट फेवर इज बीजेपी गिविंग टू हिम, एंड वी ऑल नो धारावी जो है वो है। पर चलिए, मैं अभी उस पर तो मैं आई कैन टेल यू इन डिटेल द स्टोरी, बट यहाँ पे सवाल ये है कि जनता से जहाँ जहाँ सर्वे हुए हैं, फॉरगेट दिस सर्वे, जो जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हुए हैं, इंटरनल सर्वेज हुए हैं, बाकी पक्षों के हुए हैं, देयर इज क्लियर नैरेटिव दैट उद्धव साहब ठाकरे इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड चीफ मिनिस्टर बाय द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. He has enjoyed the popularity as a chief minister. He was amongst the most popular while he was in government. His work has spoken for himself, and even till today, by over 8 to 10 percentage points, Uddhav Thackeray ji is leading. In every district, every assembly, you can do that survey. So there is no confusion in people's mind. उन्होंने ये ठाना है कि उद्धव ठाकरे जी को फिर से चीफ मिनिस्टरशिप की जिम्मेदारी देनी है. So there is no confusion in people's mind. ठीक है, दोनों लोगों को सुना, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। संजय जी तो बहुत सारे दिल्ली के चुनाव में संजय जी से पूछेंगे कि अरविंद जी ने बहुत सारी बातें कही थी, फिर उसमें यू टर्न क्यों लिया, पहले भी पूछा है हमने इनसे, ऐसा नहीं, आगे पूछ लेंगे। जैसे कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, उसी शीला जी के खिलाफ राजनीति की, मनमोहन जी के खिलाफ, सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे आएंगे, शीला जी को जेल में डालेंगे आएंगे, सारी बातें आम आदमी पार्टी ने कही थी। तो खैर नहीं भागते, मुझे पता संजय, तभी हम बात बोल रहे हैं, सब सवाल पूछे सारे तो वो पूछेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। लेकिन आइडियोलॉजी पर बात हुई, बहुत दिलचस्प है। हमने कोशिश की कि हम आपको ये समझाएं, क्योंकि अखबारों की अगर फ्रंट पेज स्टोरी है कि बटेंगे तो कटेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, फिर नीचे मोदी जी का बयान है, ऊपर मोदी जी का बयान है, योगी जी का बयान है, तो एक मुद्दा ये चुनाव में हो गया है बड़ा। अब उसे कैसे लड़ रही है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, वो हमने कोशिश की संजय जी से और प्रियंका जी से समझने की। उम्मीद है कि हम वो बात समझा पाए होंगे, और इनकी बातें जनता की कितनी समझ में आएंगी वो तो 23 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चले। कि एटलीस्ट मैं इतना समझ रहा हूँ कि इस बार का चुनाव प्रेडिक्ट करना मेरे बस की बात तो नहीं है। पर महाविकास अघाड़ी की जुलूस रैली में आप जरूर पार्टिसिपेट करना, हम सबसे फिर 23 तारीख को जरूर बाइट लेकर तभी दिल्ली वापस जाना। डन वो हम करेंगे। बाकी संजय जी तो दिल्ली में है ही है हमारे साथ। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।